हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो जैसे हम लोग जानते हैं कि JIB 2025 साइकिल के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाना है वो एग्जामिनेशन काफ़ी क्लोज आ चुका है अब हमारे। सो वी मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो जैब एग्जाम के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए पूछे गए थे, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं, या फिर ये सिलेबस क्या रहने वाला है हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो भी जैब एग्जामिनेशन के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। अगर इस तरह के डाउट्स आप लोगों के मन में भी हैं तो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा जो ई बुक लॉन्च की गई है उस ई बुक को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आप लोग इन अपने डाउट्स को जो है वो रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इस ई बुक को आप लोग कैसे जो है एक्सेस कर पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस ई बुक का जो है वो लिंक गिवन है। उस लिंक के ऊपर आप लोग जो है वो क्लिक करके इस ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिए, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग जो है वो अक्टूबर 2023 के अंदर जो RBWM कंपोनेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया उस एग्जाम को डिस्कस करेंगे। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि लगभग जो IIBF के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जैब का एग्जामिनेशन जब भी कंडक्ट किया गया है तो बहुत से हम लोगों को रेपिटेड क्वेश्चंस या फिर रेपिटेड टॉपिक्स में से जो है वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो की हेल्प से। आप लोग एसेस कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जा रही है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First question is, which of the following is not an alternative asset? Your options are fine wine, rare stamps, blue chip stocks and art and antiques itself. So alternative assets के regarding यहाँ पे question frame किया गया है। This alternative asset is a part of wealth management product. So कौन सा alternative asset नहीं है? That is blue chip stocks जो रहते हैं, these are not the example of alternative assets. बाकी fine wine, rare stamp, art and antiques, vintage cars, ये सारी हमारे जो है वो alternative assets का part बन जाते हैं। तो अल्टरनेटिव एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका विद द पैसेज ऑफ टाइम जिनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाई डज अ बैंक कैलकुलेट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो? योर ऑप्शंस आर टू एनकरेज एक्सेसिव बोरोइंग, टू इंश्योर अ मिनिमम नेट टेक होम पे इज मेंटेन्ड आफ्टर द लोन रीपेमेंट, to increase interest rate on loans, to assess the borrower's credit history. So the right answer for this question will be option number B itself. अब ये जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो है इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है? सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि एक इंडिविजुअल जो है वो मिनिमम नेट टेक होम सैलरी जो अपने साथ ले जाए आफ्टर पेइंग ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंक इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an element of portfolio management, asset allocation, diversification, accounting service and rebalancing? सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज अकाउंटिंग सर्विस। अब देखिए, एसेट एलोकेशन, एसेट डाइवर्सिफिकेशन और रीबैलेंसिंग ये तीनों ही हमारे एलिमेंट बन जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। अब एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग एसेट्स को एलोकेट करना, पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग तरह के एसेट्स का होना जैसे बॉन्ड, स्टॉक, सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन अमंग द एसेट क्लास। इसके बाद रीबैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने रिस्क और जो रिटर्न का रेशो है अगर वो 80:20 रखा हुआ है और बाय एनी चांस मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंस आने से ये रेशो चेंज हो जाता है तो इस रेशो को फिर से रीबैलेंस करने को ही रीबैलेंसिंग बोल देते हैं कि रिस्क और रिटर्न का जो रेशो है इसी को रीबैलेंसिंग का पार्ट माना जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। So consider the following statements regarding channel experience in retail banking. Your statements are young and tech savvy customers prefer direct channels. Conservative customers prefer remote channels. Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. So the right answer for this question will be option number D itself, that is neither one nor two, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो अपोजिट दी गई हैं। अब यंग और जो टेक सेवी कस्टमर्स हैं वो प्रेफर करते हैं रिमोट चैनल्स, दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इस तरह के चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं। जबकि कंजर्वेटिव जो कस्टमर्स रहते हैं वो डायरेक्ट चैनल जैसे ब्रांचेस को फिजिकली विजिट करके वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is true? National Financial Switch allows a bank to network its ATM so that customers can withdraw cash from the ATM of their bank only. Cashtree and Infinet are the networking arrangements under National Financial Switch. So NFS के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। NFS इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ। अब पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्किंग का काम तो करता है, एटीएम्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट तो करता है, बट
कैश विड्रॉ करने के लिए सिर्फ आप अपने ही बैंक से जो है कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, किसी और बैंक के एटीएम से भी कैश को जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ क्रेडिट स्कोर टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल एज, टू इवेलुएट अ पर्सन्स पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट डिसिप्लिन, टू असेस अ पर्सन्स फिजिकल फिटनेस, या फिर टू कैलकुलेट अ पर्सन्स टैक्स लाइबिलिटी. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ. मतलब क्रेडिट स्कोर का यूज हम लोग क्यों करते हैं कि इंडिविजुअल की पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री और पास्ट क्रेडिट डिसिप्लिन कैसा रहा है, मतलब उसने अगर लोन्स वगैरह लिए थे तो उन लोन्स की ईएमआई वगैरह जो है उसने टाइमली मैनर में पे की हुई है या फिर नहीं की हुई है. तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी यूज बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरेस्ट इन sovereign gold bonds. Your options are 2.5% per annum paid yearly, 2.5% per annum paid half yearly, 5% per annum paid yearly, या फिर 2.5% per annum paid half yearly. The right answer will be option number B itself, that is 2.5% per annum paid half yearly. So this is directly a fact based question. So इस तरह के फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखने. Moving ahead, next question is what is the maximum carpet area for a house constructed for economically weaker section category under the PM Awas Yojana? Your options are 30 square meter, 60 square meter, 120 square meter and 150 square meter. अब देखिए PM आवास योजना के अंदर जो था वो हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2. तो यहाँ पे कारपेट एरिया के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है. अब देखिए कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर जो है मैक्सिमम रखा गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था. दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन. एलआईजी के लिए लोअर इनकम ग्रुप के लिए 60 स्क्वायर मीटर्स, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 120 स्क्वायर मीटर्स और मिडिल इनकम ग्रुप 2 के लिए जो है वो 150 स्क्वायर मीटर्स जो है वो मैक्सिमम कारपेट एरिया रखा गया है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम आवास योजना इज नॉट करेक्ट. अब देखिए भाई पीएम आवास योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है. यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको सेम साइकिल के अंदर देखने के लिए मिल रहा है. योर ऑप्शंस आर अंडर द स्कीम ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर कैन बी कॉल्ड primary lending institution for disbursing the loans. Housing and Urban Development Corporation and National Housing Bank have been identified as central nodal agency. Based on the loan disbursed by PLIs to the beneficiaries, the central nodal agency will release subsidy amount to the PLI directly based on the claims submitted in total loans disbursed, या फिर all of the above. All are the correct. अब यहाँ से आप लोगों से क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये जो पीएम आवास योजना है इसके अंदर जो भी हमारे प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है डिस्बर्स लोन डिस्बर्स करने के लिए किस किस को जो है वो बोला गया है यहाँ पे कि हु कैन एक्ट एज अ प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री इटसेल्फ. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन विल बी द राइट वन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is a real estate investment trust? Your options are a type of mutual fund that invest in real estate, a government program that subsidizes real estate investments, a financial institution that provides loans for the real estate development, an organization that owns and manages real estate properties to generate regular income stream. Your options are option D itself. सो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ये इन्वेस्ट कर पाए. और ये है क्या है खुद में? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स एंड मैनेजेस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज टू जनरेट अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं. What distinguishes UPI Lite from the traditional UPI transactions? Your options are high transaction fee, dependency on the remittance bank core banking system in real time, utilization of NPCI common library application, exclusively designed for transaction above rupees 500 itself. So UPI Lite जो है वो UPI other traditional UPI transaction से किस तरफ जो है वो differ करता है? The right answer will be option number D itself. That is, it is exclusively designed for the transaction above rupees 500 itself. ठीक है. Moving ahead, next question is what is the primary function of direct selling agents in the banking industry? Your options are providing financial advice to customers, operating bank branches in remote areas, sourcing business for banks on fee basis, offering investment services to high net worth individuals. अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो है इनको फी बेस्ड इनकम के लिए जो है वो हायर किया जाता है. इनको वेरिएबल पार्ट दिया जाता है इनकी कंपनसेशन के अंदर कि जितना ये बिजनेस सोर्स करके लाएंगे उस हिसाब से इनको जो है वो फी दे दी जाएगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
Moving ahead, which of the following statements accurately describe close-ended mutual funds? Your options are: they allow investors to buy and redeem units at any time. They primarily invest in government bond for fixed returns. They have a lock-in period during which investor cannot redeem units. They focus on specific industry sectors for higher returns. So the right answer for this question will be option number C itself. अब देखिए जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड होता है, जिस लॉक इन पीरियड के अंदर जो यूनिट्स रहती हैं उनको रिडीम नहीं किया जा सकता है बाय द इंडिविजुअल इन्वेस्टर इटसेल्फ. ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल गेन टैक्स आर करेक्ट. ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं. इन केस ऑफ इनहेरिटेड एसेट्स द होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ओनर इज नॉट इंक्लूडेड. स्टेटमेंट 2 इज इनहेरिटेड एसेट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज लॉन्ग टर्म एसेट इफ हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months. सो योर ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2. ऑप्शन डी इज नीदर 1 nor 2. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे गलत दी गई हैं. देखिए इनहेरिटेड एसेट्स के केस में जो होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ओनर है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. और यहाँ पे इनहेरिटेड एसेट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज लॉन्ग टर्म एसेट इफ हेल्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 24 months जो है वो यहाँ पे होना चाहिए. दैट आफ्टर दैट दिस स्टेटमेंट विल बिकम द करेक्ट वन. टिल नाउ इट इज द इनकरेक्ट one because of this more than 12 months itself. Moving ahead, next question is which of the following statement regarding PM Awas Yojana are correct? The maximum tenure for the subsidy is 10 years. Interest paid for the EWS category is 6.5%. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So the right answer for this question will be option number B itself, that is 2 only itself. Maximum tenure जो रहता है PM आवास योजना में for the subsidy that is 20 years. 20 years is the maximum tenure. और यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी अगर बात की जाए तो EWS कैटेगरी को 6.5%, लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी 6.5%, मिडिल इनकम ग्रुप 1 के लिए 4% और मिडिल इनकम ग्रुप 2 के लिए जो है वो 3% सब्सिडी जो है वो अलाउ की गई है मैक्सिमम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. योर ऑप्शंस आर to decrease customer engagement, to build long-term profitable relationship with specific customers, to offer a one-size-fit-all approach to products and services, to minimize interaction with the customers. So CRM, that is customer relationship management के regarding यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि what is the primary purpose of this CRM. The right answer will be option number B itself, that is to build long-term profitable relationship with the specific customers. ठीक है, so customer relationship management एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं. मूविंग अहेड, नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन पूछा गया था. इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन द इनकम अर्नड इन विच ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर या फिर फिस्कल ईयर. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8 सेल्फ. तो जिस भी इंडिविजुअल ईयर के अंदर एक इंडिविजुअल इनकम अर्न करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जिस ईयर में उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा उसको बोल देंगे असेसमेंट ईयर. ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is a trigger of operating risk. ठीक है, customer fails to pay, losing money due to wrong strategy, change in market prices, processing failures and fraud itself. So देखिए ऑपरेटिंग रिस्क, मार्केट रिस्क, ठीक है, अलग अलग तरह के हम लोग क्रेडिट रिस्क, इस तरह से अलग अलग रिस्क जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. सो ऑपरेटिंग रिस्क को ट्रिगर क्या कर रहा है, ऑप्शन डी, दैट इज प्रोसेसिंग के अंदर अगर फेलियर आ जा रहा है या फिर फ्रॉड्स की वजह से प्रोसेस में फेल हो जा रहा है कुछ भी, तो उस वजह से जो रिस्क अराइज होगा, जो पैसा लूज होने का रिस्क रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग रिस्क बोल देंगे. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट वन. अब कस्टमर फेल्स टू पे, इट इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट. योर ऑप्शंस आर रिटर्न, रिस्क, टैक्सेबिलिटी या फिर लिक्विडिटी. सो इन्वेस्टमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है. ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज टैक्सेबिलिटी. अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट रहती है इसके 4 कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी और लिक्विडिटी इटसेल्फ. सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट या फिर एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बोल देते हैं. देखिए हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर हम जो है वो रिटर्न चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से. हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोगों ने जो ये रिटर्न आ रही है इसके अंदर किसी भी तरह की वेरिएबिलिटी ना आए. ठीक है, उसी को रिस्क बोला जाता है. सेफ्टी क्या है कि हम लोगों ने जो प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट किया था एटलीस्ट मैच्योरिटी के टाइम पे वो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को मिल जाए, इसको बोलते हैं सेफ्टी. लिक्विडिटी क्या है कि ज़रूरत पड़ने पे हम अपने फंड्स को जो है वो लिक्विडेट कर पाएँ और अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल कर पाएँ. Next question is the dash portfolio management involves the PMS suggesting investment ideas while the investor makes the final decision and
टाइमिंग इटसेल्फ, एक्टिव, पैसिव, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। सो देखिए ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ये हम लोगों को 4 तरह का देखने के लिए मिलता है, एक्टिव, पैसिव, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आइडियाज दे सकता है जो पोर्टफोलियो मैनेजर मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जिसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, बट इन्वेस्टर ही वहाँ पे फाइनल डिसीजन लेता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। ठीक है, अब 4 तरह की इन्वेस्टमेंट कौन सी है, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो किसी भी, अब यहाँ से इस बार जो था वो मतलब इस वाले पर्टिकुलर साइकिल में अगर यहाँ पे नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, तो हो सकता है इस साइकिल के अंदर एक्टिव, पैसिव या फिर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the primary role of portfolio manager in context of portfolio management services? Your options are providing legal advice to the client, achieving the highest possible risk. Option C is achieving the required rate of return with desired risk level, conducting market research for the investment decisions. So the right answer for this question will be option number C itself, that is achieving the required rate of return with the desired risk level. So it is, ये जो है वो प्राइमरी रोल रहता है किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर का इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब हम लोग जानते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है वो हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स को दी जाती है, तो वहाँ पे उनके लिए एक मैक्सिमम रिटर्न लाना विद मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व, यही जो है वो प्राइमरी रोल रहता है। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वेरिफिकेशन फॉर द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ द रिटेल लोन्स। योर स्टेटमेंट्स आर हाउस विजिट टू एंश्योर रेजिडेंशियल एड्रेस, स्टेटमेंट 2 इज क्रेडिट रिपोर्ट वेरिफिकेशन, स्टेटमेंट 3 इज वेरिफिकेशन ऑफ KYC, स्टेटमेंट 4 इज वेरिफिकेशन ऑफ पैन नंबर फ्रॉम द IT वेबसाइट। योर ऑप्शंस आर 3241, 2431, 1324, 3421। योर ऑप्शन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज 3421, मतलब पहले वेरिफिकेशन ऑफ KYC, आफ्टर दैट वेरिफिकेशन ऑफ पैन नंबर, आफ्टर दैट क्रेडिट रिपोर्ट की वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनली जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर जो है वो हाउस विजिट किया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी वेरिफिकेशन प्रोसेसेस विच आर बीइंग परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in context of wealth management, what does asset under management refers to? Your options are the fees charged for financial services, the total wealth of the wealth management advisor, the client's financial liabilities. Option D is the total value of assets that a wealth management firm manages on the behalf of client itself. So the right answer for this question will be option number D itself. अब देखिए asset under management है क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब जो एसेट्स मैनेज किए जा रहे हैं बाय द वेल्थ मैनेजर, उन एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है जो एक मैनेजमेंट फर्म के द्वारा जो है वो मैनेज किया जा रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोल देंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट बोल देंगे। ठीक है, सो दिस इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। मूविंग एड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट? सो योर स्टेटमेंट्स आर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलर्ड एडवाइस फॉर एफ्लुएंट क्लाइंट्स, या फिर फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर। योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So right answer for this question will be option number D itself, मतलब 1, 2 and 3, मतलब तीनों ही जो है वो फीचर बन जाती हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलर्ड सर्विसेज फॉर द हाई नेटवर्क कस्टमर्स, और फिर फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर हम लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज के अंदर देखने को मिलता है। सो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the key difference between financial year and the assessment year in context of the taxation? अभी एक और क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले इसके रिगार्डिंग देखा, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो योर ऑप्शंस आर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 April while the assessment year starts on January 1st. Your option B is financial year is when taxes are paid and assessment year is when income is earned. Option C is financial year is when income is assessed and assessment year is when taxes are paid. Option D is financial year is the year income is earned and assessment year is the year income is assessed for the taxes and taxes are to be paid itself. So the right answer will be option number D itself. मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या है, जिस ईयर में आप लोगों ने इनकम अर्न की, और असेसमेंट ईयर क्या है, जिस ईयर में आपकी जो अर्नड इनकम है उसको जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? योर ऑप्शंस आर इंटरनल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन typically includes data on sales turnover and account receivables.
The marketing intelligence system primarily relies on data from internal sources such as company reports. Marketing research system collect data specifically for solving marketing problems including consumer behavior and competition. The marketing management and science system aims to optimize the use of data for कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग एक्टिविटीज. सो नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो है वो 4 तरह के जो है वो मार्केटिंग रिसोर्सेज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम. अब यहाँ पे मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, नॉट करेक्ट बोला गया है. तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. वाई? क्योंकि ये इंटरनल सोर्सेज के ऊपर नहीं, एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर जो है डिपेंड करता है जो डाटा कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. इंटरनल सोर्सेज वाला जो डाटा है दैट इज अंडर द पार्ट ऑफ इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इटसेल्फ. दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट वन. Moving ahead, next question is, which of the following payment system can be used by the individual without a bank account to deposit the cash? Your options are RTGS, IMPS, UPI and NEFT. So for this particular question right answer will be option number D, that is NEFT. अब NEFT जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है एक इंडिविजुअल के द्वारा अगर उसका उस बैंक के अंदर किसी भी तरह का अकाउंट जो है वो अवेलेबल नहीं है. तो इस तरह से दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ NEFT. आप लोगों से एग्जाम के अंदर NEFT, RTGS, IMPS और UPI इनके फीचर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जा सकते हैं. Next question is, what is the maximum transaction limit per day for a single bank account linked to BHIM? BHIM क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी. Your options are 10,000 per day, 20,000 per day, 30,000 per day या फिर 1 लाख रुपीज पर डे. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. बट अब ये जो है वो 20,000 की लिमिट जो थी ये पहले रखी गई थी पर ट्रांजेक्शन और मैक्सिमम वाज 40,000 पर डे. बट अब इस लिमिट को जो है अपडेट कर दिया गया है 1 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन एंड 1 लाख रुपीज पर डे applicable for per bank account linked to the BHIM itself. ठीक है, so this is how the limit has been increased. अब ये आप लोगों को recent data के साथ जो थोड़ा टच में रहना है, अदरवाइज बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज 20,000 per day itself. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement regarding co-lending by the banks and NBFCs are not correct? Your options are, co-lending aims to enhance the flow of credit to underserved and unserved sections. All registered NBFCs are eligible counterparts in the co-lending model. Banks and NBFCs are required to formulate board approval policies for co-lending. Option D is, the bank's contribution in the co-lending should be minimum of 80% with a maximum direct exposure of 20%. तो not correct यहाँ पे पूछा गया है with respect to the co-lending between banks and NBFC. The right answer will be option number D itself. That is, the bank's contribution in the co-lending should be a minimum of 80%. अब देखिए यहाँ पे minimum of 80% तो है. The bank is required to retain a minimum of 20% by the way of direct exposure. मैक्सिमम जो है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर बैंक के द्वारा किया जा सकता है दैट इज 80%. अब यहाँ पे जो है वो मिनिमम दिया गया है, इसीलिए ये जो वाली स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट? योर ऑप्शंस आर, wealth management services provided by the individual, provided to individuals only, comprehensive financial services including investment, accounting and estate planning. Option C is localized financial planning for specific regions, financial services for small businesses only. So the right answer for this question will be option number B itself. मतलब जो बेस्ट तरीके से डिफाइन कर लिया ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट को, कौन सी स्टेटमेंट है? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग और एस्टेट प्लानिंग के रिगार्डिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं क्लाइंट्स को. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, what is the income limit for eligibility under Central Sector Interest Subsidy Scheme? Central Sector Interest Subsidy Scheme is a part of education loan. So your options are 2.5 lakh per year, 4.5 lakh per year, 6.5 lakh per year या फिर 8.5 lakh per year. The right answer will be option number B itself. That is 4.5 lakh per year जो है वो लिमिट रखी गई है. ठीक है, जिसके हिसाब से जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए इनकम लिमिट रखी गई है अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम. Next question is, which of the following statements are correct regarding sovereign gold bonds? Your statements are, interest on bond as well as capital gains are exempted. The maximum subscription limit for individual is 4 kg. The bond is issued by Reserve Bank of India on the behalf of Government of India. Your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. The right answer will be option number C itself. That is
2 and 3 ओनली। अब देखिए जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं इनके ऊपर जो ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड, नहीं भी एग्जेम्प्ट तभी होते हैं जब इनको टिल मैच्योरिटी जो है वो हेल्ड किया जाता है, उसी केस में जो है वो एग्जाम्पशन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो मैक्सिमम 4 kg के गोल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, और ये जो बॉन्ड्स हैं दीज आर बीइंग इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। Moving ahead, next question is which of the following is a function of middle office in an investment bank? Generating revenue through trading activities, producing research reports on firms and industries, ensuring a bank's compliance with risk management and financial control, providing supporting activities for front office operations. सो मिडल ऑफिस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 तरह के ऑफिसेज देखने के लिए मिलते हैं, फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस और बैक ऑफिस। अब जो फ्रंट ऑफिस है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहता है जनरेट करने के लिए, क्या जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। मिडल ऑफिस के अंदर हम लोग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट जैसी जो ये सर्विसेज है इनको मैनेज कर पाते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कंप्लायंस, ये सारी मैनेजमेंट किया जाता है इन द मिडल ऑफिस इटसेल्फ। और बैक ऑफिस के अंदर हम लोग जो है वो एसेंशियली जो सपोर्ट फंक्शंस है जैसे ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करते हैं टू द फ्रंट ऑफिस इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ बैक ऑफिस। Moving ahead, next question is which of the following statements are correct regarding equity linked saving schemes? Your statements are ELSS is the type of mutual fund that offers tax benefits under section 80C of the Income Tax Act. Statement 2 is ELSS investment comes with a lock-in period of 3 years. Statement 3 is ELSS primarily invest in fixed income securities. Your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. So the right answer will be option number 8 sir, that is 1 and 2 only. अब देखिए ELSS जो है वो एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका जहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन जो है वो अवेल की जा सकती है अंडर सेक्शन 80C इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड जो है ELSS के अंदर 3 साल का देखने के लिए मिलता है, बट ELSS प्राइमरली इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ऐसा नहीं है अभी, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में ही प्राइमरली जो है वो ELSS के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कैन बी डन थ्रू ELSS इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक? योर ऑप्शंस आर अंडरराइटिंग फॉर कैपिटल सर्विसेज, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी, सेल्स एंड ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट एंड एसेट मैनेजमेंट फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कौन सी सर्विस ऑफर नहीं की जाती है? ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, दैट इज एसेट मैनेजमेंट फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब क्या कुछ सर्विसेज ऑफर की जाती हैं? देखिए अंडरराइटिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, सेल्स एंड ट्रेडिंग, इक्विटी रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। सो दीज आर दी सर्विसेज जो कि ऑफर की जाती हैं अंडर इन्वेस्टमेंट बैंक इटसेल्फ। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाती है अगर सिर्फ एसेट मैनेजमेंट लिखा होता। यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक की सर्विसेज हैं ऑफर नहीं की जाती हैं। दीज आर ईदर ऑफर टू द गवर्नमेंट और द corporate bodies itself. Moving ahead, next question is which of the following is not considered a capital asset? Your options are land, patent, money in the bank account या फिर vehicles. सो कैपिटल एसेट किसको कंसिडर नहीं किया जाएगा? मनी इन द बैंक अकाउंट, जो मनी हमारी जो बैंक अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट, क्योंकि कैपिटल एसेट वो एसेट होता है जिसके थ्रू हम लोग को जो है वो कैपिटल रेकरिंग वे के अंदर कैपिटल हम लोग जनरेट कर पाते हैं, जैसे लैंड हो गया, पेटेंट हो गया या फिर व्हीकल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? योर स्टेटमेंट्स आर पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी इन अ ग्रुप ऑफ 18 to 50 years. Premium, the annual premium is 436 rupees per member. Statement 3 is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana provides life insurance coverage for death itself. So options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only and all of the above. So तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही दी गई हैं। एज जो रहती है वो 18 से 50 रहती है, प्रीमियम इज 436 रुपीज़ और कवरेज ऑफ डेथ के लिए जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है, उसको भी आप लोगों ने भी ध्यान रखना है जब भी आप लोग अपने इस एग्जाम के अंदर जो है वो अपीयर होने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज which of the following statement regarding contactless cards are correct? These cards works in near field communication technology. The maximum transaction value for the contactless card is capped at rupees 1 lakh itself. The customer can pay through a contactless card without entering a pin for an amount under rupees 5000. So correct statement पूछी गई है, correct answer will be option number C itself, that is 1 and 3 only. अब सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे क्यों गलत है?
कि द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दीज कार्ड वर्क ऑन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग क्या करते हैं कि कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के थ्रू सिर्फ टैप या स्वाइप करके ही अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर अ कॉन्टेक्टलेस कार्ड इज कैप्ड एट रुपीज 1 लाख। 1 लाख जो है वो भाई वैल्यू नहीं रखी गई है, जो मैक्सिमम वैल्यू रखी गई है दैट इज रुपीज 5000 इटसेल्फ। द कस्टमर कैन पे थ्रू द कॉन्टेक्टलेस कार्ड विदाउट एंटरिंग अ पिन फॉर अमाउंट अंडर रुपीज 5000 itself. That is why option C will be the right one for this particular question. Moving ahead, next question is, in case of unauthorized transaction, the bank is not liable if the customer reports the unauthorized transactions promptly, the customer shares their payment credentials, the transaction is value is high, the customer is not aware of the transaction. So देखिए बैंक जो है वो लाइबल कब नहीं होगा अगर इंडिविजुअल कस्टमर के साथ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो जाती है, जब जो कस्टमर है वो खुद ही अपने पेमेंट के क्रेडेंशियल्स को जो है वो शेयर कर देता है और उस वजह से उसके साथ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो जाती है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Next question is, which of the following is not a method of using UPI 123 pay? Your options are UPI payment through predefined IVR, payment through missed calls, payment through UPI mobile app, feature phone with payment functionality by OEM itself. सो UPI 123 पे के थ्रू जब भी हम लोगों ने जो पेमेंट्स करनी है तो कौन सा मेथड नहीं है, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, पेमेंट थ्रू UPI मोबाइल ऐप। ठीक है, UPI मोबाइल ऐप के थ्रू UPI 123 पे के अंदर हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो उन यूजर्स के लिए जो कि फीचर्स फोन का यूज कर रहे हैं, वहां पे ऐप वगैरह ज्यादा फंक्शन नहीं कर पाती है। अब कौन कौन से मेथड्स है जिनके थ्रू यहाँ पे पेमेंट की जाएगी UPI 123 पे के अंदर, पेमेंट थ्रू प्री डिफाइंड IVR नंबर, पेमेंट थ्रू मिस्ड कॉल, फीचर फोन विद पेमेंट फंक्शनलिटी बाय OEM, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी और वॉइस बेस्ड पेमेंट के ऊपर जो है वो पेमेंट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ UPI 123 पे इटसेल्फ। मूविंग अहेड, व्हाट इज अ ग्रुप इंश्योरेंस? योर ऑप्शंस आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट प्रोवाइड coverage for specific and defined group, insurance products with flexible premiums, insurance product for high risk individuals. your option, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं ग्रुप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज ग्रुप इंश्योरेंस किसको बोलेंगे जहां पे इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट प्रोवाइड कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक एंड डिफाइंड ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, moving ahead, next question is, which of the following statement is incorrect regarding the opening and operation of a bank deposit account by the minor? Your options are, minor above the age of 10 years may be allowed to open and operate saving account independently, banks may set a limit on age and the amount to which a minor are allowed to operate deposit accounts independently, banks are required to strictly follow a uniform procedure for opening accounts by the minor. Option D is, upon attaining the majority, the erstwhile minor needs to confirm the balance, provide fresh operating instructions, and update specimen signatures if the account was operated by the guardian itself. So minor account के regarding यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अब incorrect statement यहाँ पे पूछी जा रही है। So the right answer will be option number A itself, that is minor above the age of 10 years may be allowed to open and operate saving bank account independently। नहीं भाई, उनको जो है गार्डियन के प्रेजेंस में जो है उनका अकाउंट को ओपन अप मतलब ऑपरेट करने की जो है वो परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू टैक्स रिजीम्स आर करेक्ट? न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई है, इट इज कंपल्सरी फॉर द इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज टू फॉरगो परमिसिबल एग्जम्पशंस एंड अडॉप्ट द न्यू टैक्स रिजीम। The tax slab for the income tax more than 15 lakh is the same as the tax slab for the old regime. Your statements are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। अब देखिए ये कंपल्शन नहीं है अभी, इट इज एन चॉइस फॉर द इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कि वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहती हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ ही जो है वो स्टिक रहना चाहते हैं। सो इट इज नॉट अ कंपल्शन, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। Next question is, which of the following statement is incorrect regarding the tax benefit associated with the home loan? Your options are, tax deduction on the payment of interest is under section 24, tax deduction on the principal repayment is under section 80C, टैक्स डिडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स इज अंडर सेक्शन 24, या फिर ऑल आर द करेक्ट। अब होम लोन्स के रिगार्डिंग जो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, क्योंकि टैक्स डिडक्शन फॉर द होम टाइम बायर्स फर्स्ट टाइम होम बायर्स इज अंडर सेक्शन नंबर 80EE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन।
Moving ahead, next question is, what is the primary function of an account aggregator in the banking industry? Your options are providing operational efficiencies, offering niche digital experiences, consolidating bank account information, enhancing transaction security. सो एन अकाउंट एग्रीगेटर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है. सो द प्राइमरी फंक्शन इज कंसोलिडेटिंग बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन इज द primary function of the account aggregator in the banking industry. That is why option C will be the right one for this question. Next question is, what is a sinking fund? Your options are a fund for daily operating expenses, a fund used for charitable donations, a fund established to accumulate money for the future financial obligations or goals, a fund for the speculative investment. So sinking fund क्या है? Option C will be the right one. A fund established to accommodate मनी फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और द गोल्स, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंकिंग फंड बोल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपनिंग अ बैंक अकाउंट दैट इज डीमैट अकाउंट इज इनकरेक्ट? योर ऑप्शंस आर, अ पर्सन कैन ओपन मल्टीपल डीमैट अकाउंट विद सेम ब्रोकर, submitting Aadhaar and PAN is mandatory, there is minimum stipulated balance, opening a bank account requires compliance with the KYC norms. So डीमैट अकाउंट के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी इनकरेक्ट है? सो देखिए ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट, क्योंकि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मिनिमम स्टिपुलेटेड बैलेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डीमैट अकाउंट. मूविंग अहेड, next question is, which of the following factors can help enhance value differentiation across the banks? Your options are technology, process delivery efficiency, ease of access या फिर all of the above. so value differentiation create करने में कौन से factors जो हैं वो यहाँ पे enhance करते हैं एक बैंक को? all of the above, that is technology, process delivery efficiency and ease of access. these all factors जो हैं वो help करते हैं एक बैंक को value differentiation जो है वो create करने में. moving ahead, next question is, what is the definition of the mortgage as per section 58A of the Transfer of Property Act 1882? Your options are a transfer of immovable property for ownership, a transfer of interest in specific immovable property for security against future debt or pecuniary liabilities. Option C is a transfer of personal property for security, a transfer of property for business purpose. So section 58A के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्यूचर डेट और pecuniary liabilities. That is why option B will be the right one. Next question is, अब this is a kind of case study question. Mr. Kumar, a salaried individual, has taken a floating rate home loan of rupees 20 lakh from the bank at an interest rate of 5.5%. The loan has a tenure of 20 years. Now consider the scenario where the Reserve Bank of India announces a repo rate hike. मतलब repo rate को hike करने का जो announcement किया जाता है RBI के द्वारा. What would be likely impact on Mr. Kumar's equated monthly installment on a or period of the loan itself? सो अब क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बैंक रेट या फिर जो रेपो रेट है जो कि बेंचमार्क रेट रखा गया है, जैसे ही वो बढ़ेगा तो उस केस में क्या कुछ जो वो इम्पैक्ट देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा? ईएमआई विल इंक्रीज एंड द लोन टेन्योर विल आल्सो इंक्रीज. ईएमआई विल इंक्रीज बट द लोन टेन्योर विल डिक्रीज. ईएमआई विल डिक्रीज एंड द लोन टेन्योर विल आल्सो डिक्रीज. ईएमआई विल डिक्रीज बट द लोन टेन्योर विल इंक्रीज. सो क्या होने वाला है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8. अब देखिए रेपो रेट अगर बढ़ता है तो उस केस में ईएमआई बढ़ जाएगी और जो लोन का टेन्योर है वो भी बढ़ जाएगा. सो दैट क्योंकि ईएमआई अगर बढ़ जाएगी, अगर टेन्योर नहीं बढ़ाया तो जो जिसने इंडिविजुअल ने रीपेमेंट करनी है वो डिफॉल्ट कर सकता है इस केस के अंदर. दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. Sharma, a resident of Mumbai, recently made an online purchase of electronic gadget worth rupees 50,000 from a reputable vendor using his credit card. Despite making the payment, the vendor failed to deliver the goods within the promised time frame. Mr. Sharma has attempted to resolve the issue with the vendor but has not received a satisfactory response. He went to his bank to initiate a chargeback, but the bank denied his request. What is the best way forward for Mr. Sharma here? Your options are file a complaint with local police station, never pay using credit card in the future, escalate the matter to banking ombudsman, approach the vendor's bank for assistance. The right answer will be option number C itself, that is escalate the matter to the banking ombudsman. अब देखिए जब बैंक भी आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, so you are having the option to go with the banking ombudsman who is being appointed for resolving the complaints against the banks itself. So these are the questions जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि आप लोगों से अक्टूबर 2023 के अंदर जो था वो क्वेश्चन पूछे गए थे. तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो इस पर्टिकुलर
क्वेश्चन पेपर के थ्रू जो है क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अगर आप लोग एक्चुअल में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं इसी अटेम्प्ट के अंदर, तो अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कोर्सेज में जाकर के जैब कोर्सेज को देखेंगे। जैब कोर्सेज में जाकर के आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो है वो यहाँ पे मास्टर कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं, आईए एंड आईएफएस के लिए, पीपीबी के लिए, इसी तरह से आरबीडब्ल्यूएम के लिए, एएफएम के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक कंबाइंड मास्टर कोर्स प्रेफर करना चाहते हैं, तो आप लोग 2025 के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉम्बो के ऊपर क्लिक करेंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कंप्लीट मास्टर कोर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जैब का मास्टर कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो आप लोग जो इन मास्टर कोर्सेज का यूज कर सकते हैं फॉर अवेलिंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ डाउट यू आर हैविंग विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द जैब एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ये जो हम लोगों ने आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, इससे इस पेपर की हेल्प से आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंप्रूव कर पाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी को विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग जैब एग्जामिनेशन फॉर द 2025 साइकिल इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।